क्लास 8 कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, तो यहाँ पर कंपना की सत्ता स्थापित होती है। तो यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर ये थोड़ा इसकी मात्रा दब चुकी है, यह है कंपनी होगा, ये देखो यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो अब हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक से, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फिर से याद करें के अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, ये पॉइंट्स एक तरफ से ये मिलान ही आपको दिया गया है और इसमें आपको इनके जोड़े बनाने। तो हम सीधा इधर देखते हैं दीवानी, यानी कि आप यहाँ पर देखो टीपू सुल्तान, ठीक है, शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर, और फिर यहाँ पर भू राजस्व वसूल करने वाले, तो यहाँ पर ये आपका होगा का अधिकार फौजीदारी अदालत। तो ये तो आपका, हाँ ये आपका क्वेश्चन ही है, तो आप सीधा आंसर पे यहाँ पर आए, उत्तर में आप देखो तो दीवानी क्या होता है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, इसे दीवानी कहते हैं। और शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लगता है अवश्य आएंगे आपके प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर आगे देखो आप फौजीदारी अदालत, तो यानी कि फौजीदारी अदालत, तो ये तो यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है, पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ रहा होगा शायद, यानी कि आप देख लो बाकी और आप सारे मैच करो, उसके बाद जो लास्ट बचेगा वो इसी का होगा। फिर आप देखो यहाँ पर है रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा का आपका सही उत्तर होगा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन और का नेतृत्व किया। ठीक है, और सिपाही सिपाही यानी कि सिपॉय यहाँ पर लिखा हुआ है, और वॉरेन हेस्टिंग्स यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न 2 है खाली स्थान भरे। तो यहाँ पर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। तो यहाँ वो डैश क्या था, तो यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर होगा प्लासी। तो यहाँ पर आप प्लासी यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे। उसके बाद अगला हम यहाँ पर देखते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। तो वो कहाँ के शासक थे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। फिर उसके बाद हम गौ देखते हैं, यहाँ पर है डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था। तो क्या किया था, डलहौजी ने विलय का सिद्धांत यहाँ पर लागू किया था। उसके बाद आगे देखो आप मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित होती हैं। तो ये आपका उत्तर होगा दक्षिणी भाग में स्थित होती हैं मराठा रियासतें। फिर आप प्रश्न 3 देखो, यहाँ पर सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो यहाँ पर है इसका उत्तर आपका सही नहीं है, यहाँ पर ये गलत है आपका। फिर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने की वाली एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी। तो यहाँ पर आप लिखोगे गलत, ऐसी और भी कंपनियां थी। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर महाराणा प्रताप नहीं, यहाँ पर है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो ये आपका उत्तर होगा सही। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये आपका उत्तर होगा गलत। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं आइए विचार करें के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न 4 है आपके पास। तो यहाँ पर प्रश्न 4 में आपके पास प्रश्न है यहाँ पर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो यहाँ पर आप देखो आपको इसका उत्तर शायद आता होगा, क्योंकि भारत के पास जो थे बहुत सारे संसाधन और भी कई सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये देखो अब आप इसका उत्तर देखो, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला यहाँ पर आप लिखोगे यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी, यानी कि उनको बहुत सारी यहाँ पर संभावनाएं दिखी भारत के साथ व्यापार करने में। जैसे कि यहाँ पर आप देखो यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, यानी कि भारत में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी मांग यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। ये सभी देखो आप भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में होती थी। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीद कर होगा यहाँ पर आपके पास सामानों को खरीद कर यहाँ पर है वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हें व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 आपके पास।
तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 आप देखो, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। तो यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच किन बातों पर विवाद थे, तो उसके आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच विवाद के कारण, पहला कारण है नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। यानी कि जो नवाब थे उन्होंने कंपनियों को कई चीज़ों में छूट नहीं देना चाहा, है ना, उन्हें छूट नहीं दी यानी कि। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। फिर तीसरा प्रश्न है, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। चौथा पॉइंट है, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। फिर पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकार कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं और कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। कंपनी को किलाबंदी के विस्तार पर पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर उसके बाद हम प्रश्न 6 देखते हैं यहाँ पर, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। तो अभी आपने दीवानी का मतलब देखा था ऊपर। फिर यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं, दीवानी मिलने से कंपनी को फायदा। तो दीवानी मिलने से कंपनी को क्या क्या फायदे हुए। दीवानी मिलने से के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहाँ पर आप देखो, अगला पॉइंट है यहाँ पर तीसरा पॉइंट, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे कि सूती रेशम कपड़ा खरीदना, और यहाँ पर है अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना, और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि। फिर यहाँ पर हम प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो, टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण, पहला है यहाँ पर, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जैसा यहाँ पर है, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी, तो यही वो कारण थे। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, टीपू सुल्तान ने स्थानीय यहाँ पर सौदागारों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण यानी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको और अच्छा यानी कि कर दिया यहाँ पर। फिर प्रश्न 8 है यहाँ पर, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो यहाँ पर है, सहायक संधि का अर्थ, गवर्नर जनरल लॉर्ड यहाँ पर है वेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। फिर यहाँ पर है सहायक संधि की शर्तें। तो शर्तें आप देखो यहाँ पर, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। फिर दूसरा पॉइंट है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासन से छीन लेगी। यानी कि अगर वो शुल्क नहीं देते हैं तो उनसे उनका यानी कि शुल्क के बराबर का जो क्षेत्र है उसे छीन लेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है यहाँ पर, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखे। किसकी गतिविधियों पर? शासक की गतिविधियों पर। फिर यहाँ पर प्रश्न 9 है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे, भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। पहला पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने यहाँ पर है प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, भारतीय राजाओं के शासन ने
शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजीदारी दोनों तरह के यहाँ पर है मुकदमों की सुनवाई करती थी। और जबकि यहाँ पर अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की, प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजीदारी अदालतें स्थापित की गई थी। फिर यहाँ पर हम प्रश्न 10 देखते हैं। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो यहाँ पर है उत्तर इसका, देखो आप, कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। पहला है यहाँ पर कंपनी ने पैदल और यहाँ पर है घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। फिर दूसरा है कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से यहाँ पर है प्रशिक्षित किया। फिर तीसरा पॉइंट है कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे कि यहाँ पर है मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया गया। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि यहाँ पर है तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर पांचवा पॉइंट है सेना में यह भावना जगाई गई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आइए करके देखें के अंतर्गत 11वां प्रश्न है आपके पास। बंगाल में अंग्रेजों की जाति के बाद, है ना, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद है यहाँ पर कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो पहला यहाँ पर उत्तर आप देखो, औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर किस तरह के बदलाव आए, उसमें आप यहाँ पर पहला पॉइंट देखो। औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने का मजबूर थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत और यहाँ पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बन गया। फिर है यहाँ पर इसमें मिस्री, रोमन और यहाँ पर प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। फिर है भारतीय संग्रहालय यानी कि विक्टोरिया, यहाँ पर विक्टोरिया आप देखो, ये भारतीय संग्रहालय है, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण है। फिर यहाँ पर प्रश्न 12 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में विस्तारें। ठीक है, तो नहीं, विस्तारें नहीं, यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। और यहाँ पर है करें और यहाँ पर है झांसी की रानी, यानी कि यहाँ पर इनमें से किसी पे आपको क्या करना, तस्वीर, कहानियाँ और कविताएं उनकी इकट्ठा करनी है, जैसे कि झांसी की रानी और यहाँ पर है महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा राणा रणजीत सिंह है यहाँ पर, और लॉर्ड डलहौजी या उसके इलाके का कोई पुराना शासक। तो यहाँ पर उत्तर देखो आप, महाराजा यहाँ पर रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर क्या है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के एक राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया और वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। ठीक है, उन्होंने क्या क्या दिया था, अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। फिर उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया, जितने भी धर्म थे उन्होंने सभी का सदैव सम्मान किया, यानी कि किसी को भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया अपने क्षेत्र के अंतर्गत। तो क्लास 8th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 8th अदर सब्जेक्ट या फिर इसी सब्जेक्ट यानी कि हमारे अतीत के सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। आप सिंपली चैनल का यानी कि आप सिंपली अपने चैप्टर का नेम लिखें और बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।